पहला सवाल है 801 से, यदि एक बस किसी उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2.5 मीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए नेगेटिव वाले को तो आप पहले ही काट सकते हो, क्यों? उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो हमारा मैग्निफिकेशन आता है वो पॉजिटिव आता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इस केस में, दर्पण के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो ये आप काट सकते हो। और हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है ये रेशियो होता है, V और U का रेशियो होता है, तो V हम डालेंगे ऊपर, प्रतिबिंब 2.5 मीटर है तो ये 2.5 मीटर, और बट्टे में आ जाएगा ये वस्तु दूरी 5 मीटर, तो ये आ गया हमारा 0.5। तो 0.5 इसका राइट आंसर होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको दर्पण में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है -V बट्टे में U। U में आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको हमेशा नेगेटिव लेना होता है, तो ये हो जाएगा -5 मीटर। V क्या लोगे आप? V लोगे आप पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे जो भी दूरी आपको मापना होता है वो पॉजिटिव लेना होता है। तो ये आप याद भी रख सकते हो कि उत्तल दर्पण के केस में जो V होता है हमारा प्रतिबिंब दूरी, वो हमेशा धनात्मक लेते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ डालोगे या तो यह आ जाएगा -2.5 मीटर, और बट्टे में U -5 डालोगे तो ये आ गया हमारा 0.5 प्लस में। या फिर डायरेक्ट याद रखो, उत्तल दर्पण के केस में जो हमारा M आएगा मैग्निफिकेशन ये पॉजिटिव आएगा। जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं वे हैं, ये है क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? तो प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, आयोडीन नहीं मिलेगा। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल डैश का एक उदाहरण है, यह है कोलाइड का उदाहरण। कोलाइड, और आपको पता होगा कोलाइड टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। यदि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है फिर भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और जिंक, Al2O3 और ZnO, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड्स, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वाहनों में लगा निम्न में से कौन सा उपकरण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? यह है उत्प्रेरक परिवर्तक, कैटालिटिक कन्वर्टर। विद्युत संचरण के लिए बनने वाले तार के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला 2 पदार्थ कौन से हैं? तो तांबा और एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का डैश होता है। क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगा होता है तो सबको हम लोग सिंपली जोड़ देते हैं, तो योगफल हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकता है? यानी ये जो छात्र है ये देख नहीं सकता है, तो एक घ्राण सूचक का यूज करना पड़ेगा, तो इसमें से वेनिला हो जाएगा घ्राण सूचक, यानी कि ये इस वेनिला का सुगंध स्मेल एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग अलग होगा। तो स्टूडेंट अगर नहीं भी देख पा रहा है तो सूंघ करके पता कर देगा कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? मानव शरीर का सामान्य ताप है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310 केल्विन होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्टिशियन प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर होता है 1/f। अगर f पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो f हमारा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो ये अवतल लेंस ये नहीं होगा, उसके बाद ये अवतल लेंस ये नहीं होगा, तो ये 2.5 डायोप्टर वाले उत्तल लेंस हो सकते हैं। बट यहाँ देखो उत्तल लेंस तो है लेकिन 2 डायोप्टर है, तो C हमारा राइट आंसर होगा। ये 2 लेंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर पावर वाले लेंस को ऐड किया गया है, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नेट पावर होगा हमारा क्या होता है? P1 प्लस P2 होता है अगर कॉन्टैक्ट में होता है तो 2 उत्तल लेंस है, एक का पावर 2 डायोप्टर, दूसरे का पावर 0.5 डायोप्टर,
तो टोटल हो जाएगा 2.5 डायोप्टर। नेट्रियम डैश का लैटिन नाम है नेट्रियम, ये है सोडियम। सोडियम का सिंबल Na, ये लैटिन नाम से रखा गया है। भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए डैश की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए अल्ट्रा साउंड करवाते हैं महिलाएं, तो अल्ट्रासोनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जुड़ने से दुगुनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध होता है R = रो L/A, L 2L हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, क्योंकि तार को खींचा नहीं गया है, अलग से तार को लगाया गया है और लेंथ को डबल कर दिया है, तो हमारा R डायरेक्टली L का होगा। यहाँ पे लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, तो दोगुना हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं डैश अभिक्रिया कहलाती है। क्या हो जाएगा? ये उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल स्राव डैश की विशेषता है, तो अम्ल सिक्रीट होता है हमारे पेट में, HCl अम्ल। मनुष्य में डैश की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। मनुष्य में आयरन की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। आयरन बोल दे, RBC बोल दे, या फिर बोल दे हीमोग्लोबिन बोल दे, तो इन सभी के कारण कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो पास्कल हमारा ऐसा यूनिट है दाब का, और दाब होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स होता है थ्रस्ट, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन बटे में 1 मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखो ऑप्शन सेम ही है, तो यहाँ मैं इसको काट देता हूँ, या फिर ये मीटर स्क्वायर है ना, इसको आप -2 कर दो ऊपर में, पावर -2, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। मसूरों में खून आना डैश से संबंधित है। मसूरों में खून आना ये स्कर्वी से संबंधित है। स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होता है। किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए 2 कोश होते हैं? 2 ही कोश हैं और दोनों भरे हुए हैं। आर्गन 288, आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर, तो 288, इसमें 3 कोश हैं, ये नहीं होगा। मैग्नीशियम 282, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें भी 3 कोश है, नहीं होगा। कार्बन 24, इसमें 2 कोश है, बट इसमें ये कोश अभी भरा नहीं है। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम, बट यहाँ 4 ही है, भरा नहीं है ये। नियोन ये 10 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 2 2 ही कोश है और दोनों कंप्लीट है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होता है सर्पी घर्षण से, तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिनमें डैश होती है। इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में चक्कर लगाता है उसका अपना एक फिक्स एनर्जी होता है, तो स्थिर ऊर्जा होता है, इसीलिए इन कक्षाओं को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं? तो चमगादड़ यानी कि बैट, ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वे उच्च पिच वाली प्रस्रव्य चीख निकालते हैं जो किसी भी बाधा से टकराकर प्रवर्तित होती है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। पौधे डैश के माध्यम से श्वसन करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, यानी कि रंध्र के थ्रू। रासायनिक रूप से जंग क्या है? जंग होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, बट इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होते हैं, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये X है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी मॉलिक्यूल इस फेरिक ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो इसीलिए हम यहाँ हाइड्रेटेड वर्ड यूज करेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड यानी कि उसमें वाटर कंटेंट है, ड्राई नहीं है, सूखा नहीं है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, तो एक हो या एक से ज़्यादा हो वो हो जाएगा एल्कीन। अगर सारे सिंगल होते तो एल्केन, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन हो जाएगा। हमारा डी राइट आंसर होगा एल्कीन। किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की प्रवृत्ति होती है, तो किसी वस्तु के जड़त्व में, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व एक जिद होता है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे वस्तु चल रहा हो चाहे वस्तु विरामावस्था में हो, दोनों का विरोध करेगा। चल रहा है तो चलते रहो, रुकना नहीं है, रुका हुआ है तो रुके रहो, चलना नहीं है।
तो खैर यहाँ पर सिर्फ गति के बारे में दे रखा है कि गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ गति और विराम दोनों अवस्था चलेगा। जरा तो एक भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या है, तो किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, केवल परिमाण। और जो सदिश राशि होते हैं उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होते हैं। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से डैश में पाया जाता है। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से गन्ना में मिलेगा। सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है, एक डिस्टरबेंस है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचारित होती है, उन्हें किस तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? कौन सा हो जाएगा ये? यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसे चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या, यानी कि अलग अलग एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं? आइसोबार। आइसोबार। और इसका उल्टा यानी कि समान परमाणु क्रमांक लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या, उसे बोलेंगे आइसोटॉप। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेरप। ये हमारे कान की हड्डी है। और सबसे छोटी मांसपेशी भी हमारे कान में है स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस। और सबसे छोटी हड्डी स्टीरप। मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? हमारा आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, लेकिन मेंडलीव का जो था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। मशीन के पुर्जों में स्नेहकों का उपयोग यानी कि लुब्रिकेंट का उपयोग करने पर गति डैश हो जाती है। लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, तो ये सुचारू हो जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है? सोने के विघटन के लिए एक्वा रेजिया का यूज किया जाता है। ये मिक्सचर है HCl और HNO3 का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 के रेशियो में इसे मिलाया जाता है, और यही मिक्सचर कहलाता है एक्वा रेजिया, अम्लराज। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता? यानी कि जैसे अभी आपने देखा था Fe2O3.XH2O मैंने लिखा था, तो इसमें देखो ये वाटर इसमें ऐड है, तो ये था हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो यही पूछा है कि कौन हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो धावन सोडा में Na2CO3.10H2O होता है, तो ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं ऐड है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीला तोता कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो ये सभी हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। और ये धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है? लैक्टिक अम्ल के संचयन से होती है। वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखता है, क्योंकि नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे डैश के रूप में जाना जाता है। यह तत्व की परिभाषा है, उसे तत्व कहते हैं। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है, ये कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इसका राइट आंसर होगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होगा। निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा नहीं है? जो हमारा रासायनिक प्रतीक होता है उसमें कहा गया कि अगर हम इंग्लिश लेटर का यूज करेंगे, अगर 2 लेटर्स हैं तो पहला होगा हमारा अपर केस में, पहला लेटर होगा अपर केस में, दूसरा होगा लोअर केस में। यहाँ देखो ये 3 तो सही है, पहला अपर केस में है, दूसरा लोअर केस में है। ये देखो दोनों के दोनों अपर केस में है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला अपर होना चाहिए, दूसरा लोअर होना चाहिए। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इनमें से सार्डिन ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद फिश ऑयल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिका को क्या कहा जाता है? इसे कैपिलरी कहते हैं, हिंदी में केशिका बोलते हैं। यहाँ देखो यहाँ कोशिका है, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं केशिका, केशिका डी।
रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिका चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और रंग संवेदना प्रदान करती है? रंग यानी कि कलर, और कलर के लिए कौन सा सेल जिम्मेदार होता है रेटिना का? कौन शेल, शंकु के आकार की कोशिकाएं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? कई बार बता चुका हूं, एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, तो एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नेम है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती है? तो सोना और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधे और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन है? यह है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल। पोलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होता है। पोलियोमाइलाइटिस जिसे हम लोग सिंपली पोलियो भी बोलते हैं, तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है, विषाणु। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। क्रियात्मक समूह जैसे कि एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन, ये सब। इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है? यह है द्रव। तो द्रव द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? तो मिथाइल ब्रोमाइड है, सोडियम सिलिकेट नहीं है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हेलन है। तो 20 का राइट आंसर होगा। ये सवाल आप याद रखना, ठीक है, इन तीनों को याद रखना। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब भी है। मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें विटामिन डी और विटामिन ए दोनों होगा, और अभी मैंने आपको बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड ये भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में अधिक अनुकूल है? तो इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। इसमें लकड़ी के कोयले का जलना, यहाँ कोयला की जगह पर कोक लिखो, लकड़ी के कोक का जलना, ये सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है इन 4 के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जो भी फ्यूल होते हैं उन सब में ये बेस्ट है, इन 4 के अकॉर्डिंग। डीजल हो गया, लकड़ी का जलना और कोयले का जलना, कोक का जलना। इसमें कोक का जलना सबसे अधिक पर्यावरण में अनुकूल है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? ये होता है स्त्री केसर, कार्पल जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कार्पल या फिर पिस्टिल। तो ये जो भाग है इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे बोलते हैं ओवड़ी और इसे बोलते हैं स्टाइल। तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवड़ी। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे कहा जाता है इंटेंसिटी, तीव्रता। किसी परिपथ में प्रयुक्त उस परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध की लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है? इसे बोलते हैं रियोस्टेट। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? यह है विटामिन के। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2, 4 इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 4। वैलेंसी भी कितना? 4। ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे कि वनीला, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। निम्नलिखित में से किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके साफ किया जाता है जहां पहुंचना मुश्किल है? तो कठिन पहुंच वाले पुर्जे को साफ किया जाता है अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। बिना क्लोरोप्लास्ट का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पानी ठोस अवस्था में डैश के रूप में पाया जाता है। पानी ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में पाया जाता है। नींबू का पीएच मान कितना है? नींबू का पीएच मान 2.2 है। मिश्र धातु एक डैश है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है, ठोस समांगी मिश्रण। इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? तो V डायरेक्टली I होता है, ऐसा ओम कहता है। तो धारा इसका राइट आंसर होगा।
पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन हमारे पेट में स्रावित होता है। आमाशय इसका राइट आंसर होगा। पेप्सिन ये प्रोटीन को तोड़ता है। किसी वस्तु का भार इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भार बराबर क्या होता है, mg। तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। ट्रिपल एंटीजन ये वैक्सीन है ठीक करने के लिए डिप्थीरिया को, टेटनस को और काली खांसी, जिसे हम लोग वुपिंग कफ या फिर पर्टूसिस भी बोलते हैं। तो इस तीनों के लिए तो है, टाइफाइड के लिए नहीं है। तार और अन्य प्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बनने एक सतत धारावाही मार्ग जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है परिपथ सर्किट। क्लोरीन आयन Cl- में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर सिर्फ क्लोरीन होता तो कितना होता, 2, 8, 7 यही होता। लेकिन यहाँ देखो एक माइनस है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में और आया है, तो ये हो जाएगा हमारा अब 2, 8, 8। तो 8 इसका राइट आंसर होगा। बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के कार्बन की अद्वितीय गुण को क्या कहा जाता है। इसे श्रृंखलन कहा जाता है, कैटाइनेशन। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो एक डायोप्टर तब होगा जब यहाँ 1 होगा और f होगा 1 मीटर। तो 1 मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा B। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा किस जानकारी को व्यक्त किया जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या सब पता चलेगा। तो अभिकारकों और उत्पादों के संबंधित द्रव्यमान पता चलेगा। अभिकारकों और उत्पादों के संबंधित सूत्र का पता चलेगा। प्रक्रिया में शामिल अणुओं की कुल संख्या का पता चलेगा। तो इन विकल्पों में सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप सभी को मालूम होगा कि ये सब तो पता हमें चलता ही है। सूत्र के बारे में जान जाते हैं, द्रव्यमान के बारे में जान जाते हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी जान जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो मास कंजर्व होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है वहां, तो ये नहीं बदलेगा। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो ये कोशिका भित्ति में होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज, जिसे हम मनुष्य नहीं पचा पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है ये होता है कैसीन। पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। एक प्रक्षेप्य द्वारा चलाए गए पत्थर को क्या कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल। जैसे आप किसी पत्थर को फेंकते हो, मान लो जमीन से आपने किसी पत्थर को फेंका तो वो ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा जमीन पे। तो ये जो हमारा पाथ है, इस पाथ को क्या कहा जाता है, यही सवाल पूछा है। इसे कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री। डैश एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो आइरिस कंट्रोल करता है पुतली के साइज को और पुतली कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कि हमारे आंखों में कितना जाएगा। यहाँ मार्ग नहीं होगा, यहाँ मात्रा होगा, मात्रा यानी कि अमाउंट। तो पुतली हमारा इस सवाल का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तांबा हो जाएगा विद्युत का सुचालक, ये सब अधातुएं हैं। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। इंसुलिन द्वारा मधुमेह का उपचार किया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नारी की धड़कन यानी कि पल्स बीट डैश से मापी जाती है। पल्स बीट मापी जाती है धमनी से, आर्टरी। जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। कोयले के भंजक आसवन से कोक बनता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डैश की कमी हो तो उसे एनीमिक कहा जाता है। अब यहाँ देखो, ये एनीमिक यानी कि एनीमिया इसको हो गया है। तो यहाँ देखो श्वेत रक्त कणिका आरबीसी की कमी हो गई है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, या फिर बोल दो आयरन की कमी हो गई है। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या होती है।
हो जाएगा किडनी, किडनी यानी कि गुर्दे। डायलिसिस यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, तो किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अगर किडनी खराब हो जाए तो हमें मशीनों से ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है और इसी को डायलिसिस कहा जाता है। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसी का नाम पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कली चूना भी बोलते हैं। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश रंग में बदल देते हैं, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसे क्षार क्या करता है, नीले रंग में बदल देता है। श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है, तो ध्वनि को ग्रहण करना है, गेन करना है, क्या होगा, ये माइक्रोफोन होगा उसमें। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है समूह, और जो क्षैतिज होता है उसे कहा जाता है आवर्त। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में होती है, तो खोपड़ी के अंदर। ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं, ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल फैटी एसिड के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होनी चाहिए। अब ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसे चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। यह माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इनमें से सभी। रक्त क्या है, रक्त हमारा एक तरल संयोजी उत्तक है। पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर डैश बनाती है, यानी जो मेल सेक्स सेल होते हैं और फीमेल सेक्स सेल होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, मेल सेक्स सेल यानी कि स्पर्म, और महिलाओं के अंदर जो होता है सेक्स सेल एग, तो स्पर्म और एग मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, यानी कि युग्मनज बनाते हैं। समग्र पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक मान है जो डैश को वर्गीकृत करता है। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स मान है जो डैश को वर्गीकृत करता है। यह है पर्यावरण की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को कैरेक्टराइज करता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी के जनक। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो करवा वाले तो पहले काट दो, खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, तो डी इसका राइट आंसर। टॉक्सिकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। टॉक्सिकोलॉजी ये विष से संबंधित अध्ययन है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या मापता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की टेंडेंसी को, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। सोडा वाटर जैसे वातपेय में विलय के रूप में डैश होता है, तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया डैश है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है ये। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। हमारे आंत में होते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के, तो डी इसका राइट आंसर होगा। CaCl2 ये फॉर्मूला होगा, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है, फॉर्मूला यूनिट मास पूछा है। तो कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 71, इसको ऐड करो तो 111 U आ जाएगा, U बोल दो या फिर AMU बोल दो। निम्नलिखित में से कौन सी वसा कमरे के तापमान पर ठोस है, कमरे के तापमान पर ठोस वसा है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, ईयर ड्रम को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि कर्णपटही झिल्ली। किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आती है दर्पण से परावर्तन के बाद
फोकस से जाती है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। p = m × में v होता है। b इसका राइट आंसर। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि स्टेबल है। या फिर जो नोबल गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, नियोन हो गया, सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक्सेप्शन है हीलियम, जिसमें 2 ही होते हैं। मानव शरीर में द्विशीर्षक यानी कि बाइसेप्स मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? ये हमारे बाह में होती है, बाइसेप्स। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे ये अगर एक जीवाणु है तो ये हो गया फ्लैजेला, तो क्योंकि एक ही सिरे पर है तो इसे हम बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर दोनों सिरे पर होता है ऐसे तो एम्फीट्राइकस। अगर हर जगह होता इस प्रकार से तो पेरीट्राइकस। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? हमारे घरों में भी जो वायरिंग की होती है या फिर बोल दो जो बल्ब लगे होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, इसीलिए एक बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो बाकी सारे जलते ही रहते हैं, तो अन्य सभी बल्ब जलते हैं। इनमें से कौन सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की तांबे के साथ अभिक्रिया के दौरान निर्मित लवण है? सल्फ्यूरिक अम्ल और तांबा, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 + Cu, तो बनेगा CuSO4। मुक्त रूप से गिरते समय कोई वस्तु एक डैश का अनुभव करती है जो इसका द्रव्यमान से स्वतंत्र होता या होती है। ये हो जाएगा त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण आपको पता होगा, वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो उस पर निर्भर नहीं करता। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा ये 4 मीटर है और ये हर्ट्ज है। इस ध्वनि तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। सबसे पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, f लैम्डा × f करके, यहाँ से तरंग की स्पीड आ जाएगी। लैम्डा 4 है, फ्रीक्वेंसी 50 है। अब टाइम क्या होता है, समय क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी हमें 600 दे रखा है, चाल हमारा आ जाएगा ये 4 × में 50, तो ये इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 200 नीचे आएगा, ऊपर 600 है तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 सेकेंड हमारा राइट आंसर आएगा। डैश सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है। नील हरे शैवाल का प्रयोग कर बेहतर किया जा सकता है। चावल की खेती में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नील हरे शैवाल का उपयोग किया जाता है। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? पेड़ की आयु की गणना की जाती है वार्षिक वलय की संख्या गिनकर, एनुअल जो रिंग्स होते हैं उनकी संख्या को काउंट करके। इनमें से कौन सा एवोगाद्रो संख्या का प्रतीक है? कई बार बता चुका हूं, इसे हम Na से डिनोट करते हैं या फिर N0 से डिनोट करते हैं, तो Na है यहाँ, यही हमारा राइट आंसर होगा। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों की ऊष्मीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो चट्टानों में कुछ रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं जो टूटते हैं और यहाँ से हीट एनर्जी निकलती है, तो चट्टानों के अंदर मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती? यह एल्यूमिनियम, इसका करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, पहले को K, दूसरे को L से और तीसरे को M से। M, D इसका राइट आंसर। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जीरोफाइट। जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के अणु मौजूद होते हैं, तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो 2 इसका राइट आंसर होगा, CSO4.2H2O। जब धातु के तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार को क्या कहा जाता है?
जब धातु के तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार को चालक कहा जाता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह हो रहा है ना, तो तार क्या होगा, चालक होगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, यानी कि मेटल पॉल्यूटेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा लेड। कोबालामीन को डैश भी कहा जाता है, सियानोकोबालामीन, विटामिन B12 को बोलते हैं, इसमें मिलता है कोबाल्ट। कलम या पेंसिल से लिखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, घर्षण बल की आवश्यकता होती है, तभी लिख पाते हैं। शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना डैश कहलाता है, पुंज कहलाता है, टेल कहलाता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के समूहों का विनिमय होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, कई बार बता चुका हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, यह आसानी से नहीं जलता और इसका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है, आपेक्षिक घनत्व को हम लोग विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। यह होता है पदार्थ का घनत्व बट्टे में पानी का घनत्व। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के डैश में होता है, परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है, तो नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बात का पता किसने लगाया था, रदरफोर्ड ने। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण डैश होते हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है, किसी विलयन की पीएच उसके H+ की सांद्रता पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा H+ आयन होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा, उतना ही कम उसका पीएच होगा। तो क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आयन है H+, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको पता होगा कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ये H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो हाइड्रोनियम आयन हम यहाँ टिक कर देंगे। निम्न फलों में से किसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, पोटेशियम इन सब में सबसे अधिक होती है केला में। कणों की व्यवस्था डैश के मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है, तो सबसे अच्छे से व्यवस्थित होती है कण किसमें, ठोस में। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है, एलिसा एक टेस्ट है HIV एड्स का पता लगाने के लिए, तो एड्स का पता लगाने के लिए एक टेस्ट, एक जांच। तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन कौन सा है, निकोटीन होता है तंबाकू में। भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले डैश तरंगे उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती है। ये जो तरंगे हैं हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है, ये होती है अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अपश्रव्य या फिर अवश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड निकलती है जो कुछ जानवर तो सुन पाते हैं बट हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो जानवर अलर्ट हो जाते हैं। जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है, उन पे लगाया जाता है द्रव द्वारा घर्षण बल। क्या है, जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है तो होकर गुजरेगी तो घर्षण बल काम करेगा दोनों के बीच में। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है मीटर। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, मस्तिष्क। मस्तिष्क तो हमारा मेन पार्ट है, यह वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे हो सकता है। यदि किसी वैज्ञानिक नाम के दो शब्द समान है तो उस नाम को क्या कहा जाता है, उस नाम को कहा जाता है टोटोनिम। डैश सदिश राशि का एक उदाहरण है, संवेग सदिश राशि है, चाल लंबाई दूरी ये सब अदिश राशि है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन का, और अम्लीय का 7 से कम होगा। न्यूट्रल जो होगा उसका 7 होगा। पोटेशियम सल्फेट यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है, तो अमलगम हो जाएगा। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष बोलते हैं।
जैसे ये हमारा लेंस हो गया और ये हमारा हो गया 2f1, ये हो गया 2f2 और यही लाइन के बारे में पूछा है कि ये लाइन क्या है। तो ये मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। संक्रामक धातुएं अक्सर डैश के कारण अनुचुंबकीय हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण। केले का वंश विस्तार डैश द्वारा होता है। केले का वंश विस्तार शकर द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है? अघुलनशील आहारीय रेशा का उदाहरण है सेलुलोज। कार्बन डैश के रूप में वायुमंडल में मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। बी इसका राइट आंसर होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। 200 मीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा कितना समय लगेगा? इसका आंसर आप बताओ कमेंट करके। स्कर्वी डैश की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किन दो तरीकों से प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? प्रतिरोध को हम लोग समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल देता है? एक ही बार फूल और फल देता है। यह है इनमें केला, बनाना। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? यह है अपथ्रस्ट, यानी वस्तु पर ऊपर के डायरेक्शन में लगाया गया नॉर्मल फोर्स, लंबवत बल, उत्क्षेप। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? धातु अगर होता तो हम लोग पारा आंसर करते, मरकरी, बट यहां अधातु है तो ब्रोमीन के साथ जाएंगे। डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? कई बार बता चुका हूं, विटामिन B12 में। विटामिन B12 को हम लोग सियानोकोबालामिन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज की। ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन लेंगे, उसको पूरी तरह से जलाएंगे और जो हमें एनर्जी मिलेगी उसे हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन फ्यूल का होता है। एंजाइम मूलतः डैश होते हैं, तो एंजाइम मोस्टली एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करें। P = 1/f हो जाएगा, 1/2.5, तो यहां से क्या आ जाएगा 0.4 डायोप्टर। बी इसका राइट आंसर। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? तो जो इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक तो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा और 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होगा तो सोनिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिट्रस फ्रूट नहीं है? सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल जिसमें विटामिन सी है, तो कौन नहीं है इसमें? संतरा, नींबू और मौसम्बी ये होगा, नाशपाती नहीं होगा। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमोपैथोजेनिक। मलेरिया को डैश से प्राप्त किया जाता है। एक्चुअली सवाल ये है कि मलेरिया को ठीक करने के लिए जो दवा होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये दवा के बारे में है, ठीक है, कि दवा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा सिनकोना वृक्ष। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च प्रतिरोध के साथ नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन जैसे मिश्र धातु से बना है? तो ये हो जाएगा उपकरण रेजिस्टर, प्रतिरोधक। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? एटम्स डिविजिबल नहीं है ऐसा डाल्टन ने कहा था। विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है।
सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू में I, या फिर V स्क्वायर बट्टे में R, या फिर I स्क्वायर इंटू में R। तो V स्क्वायर बट्टे में R सही है, I स्क्वायर गुने में R ये भी सही है। यहाँ देख लो, यहाँ V इंटू में I कर दो, V इंटू में I, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तब हमारा आंसर हो जाएगा D। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे हल्का तत्व पूछे कभी भी, आपको आंसर देना है हाइड्रोजन। अस्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी कि स्वेटिंग, पसीने का निकलना, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल को नीला कर देगा, यानी कि ये क्षार है, इसका पीएच हो जाएगा 7 से अधिक। प्रकाश अपघटन डैश द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है। तो क्योंकि प्रकाश अपघटन है तो प्रकाश द्वारा होने वाली अपघटन अभिक्रिया है। कोई तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ग्रुप 2, समूह 2, समूह 2 में जो भी तत्व आते हैं सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है 2, और वैलेंसी भी पूछे तो 2। लैक्टोज डैश युक्त डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड, डाई यानी कि 2 होता है, तो डाइसैकेराइड यानी कि टूटने पर 2 मोनोसैकेराइड देगा, 2 सबसे सिंपल यूनिट देगा। तो जब लैक्टोज टूटेगा तब ये 2 यूनिट मोनोसैकेराइड देगा, एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा ग्लैक्टोज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित माध्यमों ठोस, द्रव और गैस को उनसे संचारित ध्वनि की चाल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही यानी कि घटते क्रम में। तो ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। तो ए इसका राइट आंसर। आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णता डैश से संबंधित है। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप रखता है बेरिलियम के साथ। 1 डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। 1 वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन होता है? फूल गोभी, अंडा, काली सेब यानी कि ब्लैक बीन्स यहाँ पे होगा। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। इन सभी में फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, एग और ब्लैक बीन्स, इन सभी में प्रोटीन होता है। स्तनधारियों में महासंयोजक पिंड डैश को जोड़ता है। ये हमारे प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। महासंयोजक पिंड यानी कि कॉर्पस कैलोसम। Ne डैश का रासायनिक प्रतीक है। Ne नियोन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों में नहीं पाया जाता? तो विटामिन B12 ये हमें एनिमल फूड से मिलता है, ये पौधों में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 इसका राइट आंसर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी ये होता है आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का। तो आभासी दर्पण से पीछे और वस्तु के समान आकार का। बी इसका राइट आंसर। त्वरित गति से सीधे मार्ग पर गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी वस्तु के पास एक्सेलरेशन है, तो यहाँ देखो एक बेतुका सा ऑप्शन है, यह हमेशा पृथ्वी से दूर चला जाता है, कोई लॉजिक नहीं है। बी इसका राइट आंसर। बाकी सब पढ़ लेना, ये सब सही होगा। वोल्ट मीटर में डैश होता है जिससे वह परिपथ से नगण्य धारा लेता है। यानी परिपथ में जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसमें से वोल्ट मीटर अपने अंदर धारा नहीं ले रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उच्च प्रतिरोध के कारण। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमन कैप्सूल पाया जाता है? बोमन कैप्सूल याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे गुर्दा यानी कि किडनी में पाया जाता है। स्याही डैश का मिश्रण है, तो स्याही ये पानी और डाई का मिश्रण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आदृढ़न में शामिल होता है।
यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेटिंग में शामिल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट जब करता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक और हाइड्रेट बनने के लिए जल योजन, पहले क्या था ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसमें और वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है और बनता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? अभी देखा था आपने डाइसेकेराइड लैक्टोज जो टूटा था दो सिंपलर यूनिट में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। यह है पॉलीसेकेराइड, यानी ये जो पॉलीसेकेराइड होगा ये टूट करके बहुत सारे सिंपलर यूनिट बनाएगा। तो सेलुलोज, ग्लाइकोजेन और स्टार्च ये सब पॉलीसेकेराइड है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रक्टोज हमारा मोनोमर यूनिट है, मोनोसेकेराइड है, यानी ये और सिंपल में नहीं टूटेगा, फ्रक्टोज के फॉर्म में ही रहेगा, ये आगे नहीं टूटने वाला है क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है। मोनो यानी कि एक। निम्नलिखित में से कौन घ्राण सूचक नहीं है? फेनोल्फ्थलीन ये घ्राण सूचक नहीं है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। यदि 3 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 3 ओम के 4 प्रतिरोध हैं सब श्रेणी क्रम में, तो 3 + 3 + 3 + 3 12 ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तो क्या होगा? वस्तु का घनत्व द्रव से कम है तो तैरेगा, वस्तु तैरती है। पीरियोडोंटिक्स डैश से संबंधित है? पीरियोडोंटिक्स ये दंत चिकित्सक से संबंधित है। अदरक डैश का एक उदाहरण है। जिंजर ये प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है, प्रकंद। शैवाल प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या हो जाएगा ये? सुपोषण। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। अनाज, फलियां और अंडे को डैश का आहार स्रोत माना जाता है। अनाज, फलियां और अंडे को डैश का आहार स्रोत माना जाता है। किसका आहार स्रोत माना जाता है? प्रोटीन का। पानी का अपर्दान क्या है? पानी का अपर्दान याद रखें 1.33। निम्नलिखित में से किसमें अत्यंत संवेदनशील श्रवण उपकरण मौजूद होता है जो चमगादड़ों की प्रश्रवित चीखों को सुन सकता है? तो जो चमगादड़ प्रश्रवित रंगे निकालती है उसको सुन सकता है कुछ खास किस्म के कीट, ताकि ये चमगादड़ से बचे। धातु अयस्कों के अपचयन की थर्माइट प्रक्रिया में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है अपचयन के लिए? तो अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। 3 तत्व बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम डैश है, क्या है ये? उपधातु है, मेटलॉइड। अष्टक के नियम को किसने प्रस्तुत किया? ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आपने सुना होगा, तो न्यूलैंड इसका राइट आंसर। यदि किसी जीवाणु में दोनों सिरों पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? देख लो, दोनों सिरों पर फ्लैजिला है ये, तो ये हो जाएगा एम्फीट्राइकस। जल विद्युत संयंत्रों में जल टरबाइनों का उपयोग करके जनरेटर को चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है? अब देखो इसमें ऑप्शन पढ़ो क्या होगा। तो गिरते हुए पानी की ऊर्जा, गिरते हुए पानी के पास गतिज ऊर्जा होती है, उसी का यूज होता है। या फिर इसी की जगह पर क्या होता है? जलाशय में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो देख लेना क्या है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया? ये वैज्ञानिक है अर्नस्ट रुस्का। चूहे में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? चूहे में टोटल 21 पेयर्स होते हैं, तो 21 इसका राइट आंसर होगा। याद रखना ये पेयर्स है, यानी संख्या में 42। मनुष्य में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु आपको नहीं दिख रही है, इसको सही किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा डैश में परिवर्तित किया जाता है। रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन ये विटामिन ए का फॉर्म है, विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं। जो प्रबल विलयन होंगे उसमें क्या होगा? H+ होगा, या फिर बोल दो H3O+ होगा। तो प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयंस होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा।